तो सबको नमस्ते, सबको हैप्पी संडे, सबका स्वागत भाई। ऑर्गन डे है, संडे है आज। और एफोरिज्म कौन सा चल रहा है डॉक्टर प्रशांत? 157। ओके, 157 चलेगा दीपशिखा। और 156 में बहुत अच्छी सी बात वो हम लोगों को याद रखनी है, मैं अक्सर उसको भूल जाता हूँ एफोरिज्म के नंबर के हिसाब से, कि ये इम्पॉसिबल होता है दो मेडिसिन का किसी डिजीज की पिक्चर से बिल्कुल सेम ऐसे कवर करना जैसे कि दो ट्रायंगल एक दूसरे को इक्वल एंगल और इक्वल साइड के हिसाब से जो कवर कर लेते हैं, इस तरह से मेडिसिन के लिए डिजीज को कवर करना संभव नहीं है। हालांकि ये जो डिफरेंस है छोटा मोटा, ये ऑर्गेनिज्म की जो पोटेंशियल एक्टिविटी एनर्जी है उससे ओवरकम हो जाता है और हमारा जो रिकवरी है वो आगे बढ़ती रहती है जी। तो 157 के कंटेंट में चलते हैं। 157 के कंटेंट में ये 157 से लेकर के 160 तक एक ही ग्रुप है एफोरिज्म्स का। और कंटेंट में कह रहे हैं कि इसमें क्या बताएंगे कि द मेडिसिनल डिजीज वेरी सिमिलर बट समवाट सुपीरियर इन स्ट्रेंथ टू द ओरिजिनल डिजीज टर्म्ड आल्सो होम्योपैथिक एग्रावेशन। होम्योपैथिक एग्रावेशन का इसमें क्लियर होगा। कह रहे हैं कि जो मेडिसिनल डिजीज है जो बहुत ही सिमिलर होगा लेकिन समवाट सुपीरियर होगा अपनी स्ट्रेंथ में ओरिजिनल डिजीज से, उसको संज्ञा दी जाती है होम्योपैथिक एग्रावेशन। उसकी जो समवाट सुपीरियर स्ट्रेंथ है उसकी वजह से जो वहां एग्रावेशन नजर आता है, दवाई देने के बाद हल्का सा सिम्टम्स जो है वो बढ़े हुए नजर आते हैं, सेम सिम्टम्स बीमारी के, वो उसकी वजह से आते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन की वजह से। तो 157 में चलते हैं। 157 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं बट दो इट इज सर्टेन दैट ए होम्योपैथिकली सेलेक्टेड रेमेडी does by reason of its appropriateness and the minuteness of the dose gently remove and annihilate the acute disease analogous to it without manifesting its other unhomeopathic symptoms, that is to say without the production of new serious disturbances, yet it usually immediately after ingestion for the first hours or for a few hours series a kind of slight aggravation, सॉरी ये जो आगे अलग होगा कॉजेज, यहीं तक करते पहले कह रहे हैं कि परंतु यद्यपि जैसा कि हम देखते हैं ये निश्चित है कि एक होम्योपैथिकली सेलेक्टेड रेमेडी बाय रीजन ऑफ इट्स एप्रोप्रिएटनेस की वजह से, अपनी एप्रोप्रिएटनेस की कारण और अपनी माइन्यूट डोज के कारण ये जेंटली रिमूव कर देती है, एनिलेट कर देती है एक्यूट डिजीज को जो इसके एनालोगस होता है। एनालोगस का ही भाव ये होता है कि सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरेंट इन काइंड होता है। जो अगर होमोलोगस कह देते तो वो सिमिलर इन काइंड हो जाता, जबकि डिफरेंट इन काइंड जो होते हैं सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन होते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के पार्ट हों जो हम पीछे पढ़ के आए थे, चाहे वो कोई भी कंडीशन है यहाँ मेडिसिन को लेकर के, उसके लिए एनालोगस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो एनिलेट कर देती है, जेंटली रिमूव कर देती है एक्यूट डिजीज जो इसके एनालोगस होता है, बिना मैनिफेस्ट किए, बिना प्रदर्शित किए दूसरे अनहोम्योपैथिक सिम्टम्स को। कहने का मतलब है बिना पैदा किए नए सीरियस डिस्टरबेंस, वो उसको दूर कर देती है। यद्यपि कह रहे हैं येट इट यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन, और बल्कि आगे बढ़ के बात कह रहे हैं ये आमतौर पर तत्काल प्रभाव से, जैसे ही दवाई ली वैसे ही ये उसे एनिलेट कर देती है और रिमूव कर देती है, कुछ फर्स्ट आवर में ही या कुछ और फ्यू आवर्स में ही। अब क्या कह रहे हैं, causes a kind of slight aggravation
when the dose has not been sufficiently small and ब्रैकेट में कह रहे हैं where the dose has been somewhat too large however for a considerable number of hours. अब वैसे तो ये इमीडिएटली एक पहले ही घंटे में या कुछ घंटों में ही दूर कर देती है एक्यूट डिजीज को, लेकिन इसका हल्के से स्लाइट एग्रावेशन का जो कारण है ये वहां बनेगा जहां पर डोज जो है सफिशिएंटली स्मॉल नहीं दी गई। ब्रैकेट में कह रहे हैं जहां डोज टू लार्ज हो गई, हालांकि कह रहे हैं फॉर ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स, तो वो एग्रावेशन कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स के लिए वहां रहेगा या रह सकता है। which has so much resemblance to the original disease that it seems to the patient to be an aggravation of his own disease. ये खास बात होगी अगर सिमिलीमा में, तो ये जो एग्रावेशन होएगा ये बिल्कुल ओरिजिनल डिजीज के ही समरूप होएगा, उसी के जैसा आभास देगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा मरीज को जैसे कि उसके अपने डिजीज के सिम्टम्स बढ़े हुए हों, उसका डिजीज अपना बढ़ता गया। डॉक्टर जब से खाई दवा ये तो पहले से भी थोड़ा सा ज्यादा परेशानी हो रही है, वही जो नेचुरल डिजीज है, जो ओरिजिनल डिजीज, बट इट इज इन रियलिटी नथिंग मोर देन एन एक्सट्रीमली सिमिलर मेडिसिनल डिजीज समवट एक्सीडिंग इन स्ट्रेंथ द ओरिजिनल अफेक्शन। हैनीमैन साहब कह रहे हैं परंतु ये वास्तव में जो एक्सट्रीमली सिमिलर मेडिसिनल डिजीज है ये वो है, ना के ओरिजिनल डिजीज। डॉक्टर दीपशिखा, ओरिजिनल नेचुरल डिजीज तो जैसे ही दवाई गई जबान पे वैसे ही इमीडिएटली वो वाइटल फोर्स से उसका सेंसेशन इरेडिकेट हो जाता, एनिलेट हो जाता तत्काल प्रभाव से। अब अगर मेडिसिन की डोज, रेमेडी की डोज थोड़ी ज्यादा है और अब जो ये बचा हुआ है एग्रावेशन के रूप में मरीज को लग रहा है, ये एक्सट्रीमली सिमिलर मेडिसिनल डिजीज है, ना के नेचुरल डिजीज जो के समवट एक्सीडिंग इन, जो के थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ज्यादा था ओरिजिनल अफेक्शन से, ये वो बचा हुआ। अब तो इससे एक भाव ये निकल के आता है समझने के लिए कि हमारी मेडिसिन कितनी देर में इरेडिकेट कर देती है डिजीज को। तो हैनीमैन साहब कहते हैं इमीडिएटली, और फिर आदमी उसमें फिर वो देर क्यों लगती है, घंटा भर क्यों लग गया या फिर महीनों क्यों लग गए ठीक होने में, फिर तो घंटा भर या कुछ समय तक है इसलिए लग गया क्योंकि एक्यूट केस में तो वो मेडिसिनल डिजीज थोड़ा सा अपना बना हुआ है जो धीरे धीरे चला जाएगा, और जो क्रोनिक डिजीज में जो लंबा समय लगता है वो बेसिकली डिजीज तो तभी चला गया, अब उसकी रिकवरी में, उसकी रिपेयरिंग में टिश्यू की वो समय लग रहा अब है जी। बिल्कुल। हाँ, तो ये था आपका होम्योपैथिक एग्रावेशन या मेडिसिनल डिजीज जो है इसको लेकर के। आगे 158 में कह रहे हैं कि द स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ए वेरी गुड प्रोग्नोस्टिक दैट द एक्यूट डिजीज विल मोस्ट प्रोबेबली यील्ड टू द फर्स्ट डोज। ये जो हल्का सा होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है पहले कुछ घंटों में, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्नोस्टिक साइन है, ये तो बहुत ही अच्छी गुड साइन है कि ये जो एक्यूट डिजीज है ये संभवतः इसी पहली खुराक से ही नष्ट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा मरीज, इससे निजात पा जाएगा पहली खुराक से। अगर पहली डोज दे करके अभिपाल भाई होम्योपैथिक एग्रावेशन दिखा थोड़ा सा, तो इसमें दो बात आ गई क्लियर, एक तो मेडिसिन वेरी मच सिमिलर है और दूसरी आ गई कि यही खुराक इसकी काफी रहेगी इस डिजीज को इल्ड करने के लिए। कह रहे हैं इज क्वाइट एज इट ऑट टू बी एज द मेडिसिनल डिजीज मस्ट नेचुरली बी समवट स्ट्रोंगर देन द मेलेडी टू बी क्योर्ड इफ इट इज टू ओवर पावर एंड extinguish the later, just as a natural disease can remove and annihilate another one similar to it only when it is stronger than the later.
करें इज क्वाइट एज इट ought टू बी एज द मेडिसिनल disease must naturally be somewhat stronger than the malady to be cured. If it is to overpower and extinguish the latter, just as a natural disease can remove and annihilate another one similar to it only when it is stronger than the latter. इसमें एफोरिज्म 43 से जो एफोरिज्म 44 पर जब दो सिमिलर डिजीज मिलते हैं नेचुरल आकर के, तो वो कैसे एक दूसरे को एनिलेट करते हैं, वही पैटर्न वही सिद्धांत का इशारा किया कि ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ये जो समवाट स्ट्रोंगर है मेलेडी से जिसको क्योर करना है, ये कुछ इसी तरह से होता है जैसे कि दो सिमिलर नेचुरल डिजीज आकर के एक दूसरे को मतलब आने वाला दूसरे को ओवर पावर करके उसको एक्सटिंग्विश कर देता है। ये ठीक उसी सिद्धांत पर आधारित है, ये उसी सिद्धांत के अनुसार होता है और ये केवल तभी होता है जब वो आने वाला बाद वाला स्ट्रोंगर हो पहले वाले और सिमिलर हो। तो उन्होंने बताया ये इसलिए हो जाता है जैसा कि एफोरिज्म 43 से लेकर के एफोरिज्म 48 तक बताया गया है। 159 में कह रहे हैं एफोरिज्म में कि द स्मॉलर द डोज ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज सो मच द स्लाइटर एंड शॉर्टर is the apparent increase of the disease during the first hours. इसमें कह रहे हैं कि जो the smaller the dose of the homeopathic remedy is in the treatment of acute disease, so much the slighter and shorter is this apparent increase of the disease during the first hour. जितनी छोटी डोज रहेगी अमितपाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा, होम्योपैथिक रेमेडी की जितनी छोटी खुराक रहेगी किसी एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान, उतना ही हल्का और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ये अपरेंट इंक्रीज दिखाई देगी डिजीज की। यानी कि होम्योपैथिक एग्रावेशन उतना ही स्लाइटर और उतना ही शॉर्टर होगा कुछ घंटों में जितनी डोज स्मॉल रहेगी, और जितनी डोज लार्ज रहेगी उतना ही ये लंबा खिंच जाएगा फिर, है जी। बिल्कुल। तो दीपशिका, जब हम पहले कभी अमित भाई और हम पढ़ते थे तो ये जो स्मॉलर डोज है, मिनिमम डोज है, ये कितनी बार हनीमैन साहब ने कहा, कितना जोर दे रहे हैं, ये हम आपस में जिक्र करते थे इस बात का कि भैया सब कुछ सीखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद यदि केवल डोज का ही मैनेजमेंट ना सीखा तो सब किया धरा बेकार। सही बात है। तो मिनिमम देखो स्मॉलर डोज पे हम लोगों का हाथ, हमारा तो चलता अब, आपका हमारा, अदरवाइज मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर जो अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ने वाले डॉक्टर भी हैं उनका भी डोज के मामले में हाथ हल्का रह जाता है, वो थोड़ी सी ज्यादा ही दे देते हैं। सिंगल देंगे और सिमिलर देंगे, लेकिन मिनिमम वाला चक्कर थोड़ा सा बाद में समझ में आता है, क्योंकि ना तो हमें खुद विश्वास होता कि सिंगल ग्लोब्यूल ड्रास्टिक रिजल्ट दे सकता है, और ना हमने लाइफ में कभी ऐसी खाई है ना खवाई किसी को दीपशिका कि सिंगल पॉपी सीड या 10 नंबर का 20 नंबर का सिंगल ग्लोब्यूल देने की हिम्मत भी नहीं होती जल्दी से शुरुआत में, तो जब तक एकदम क्लियरिटी ना हो जाए ऑर्गेनन की। बिल्कुल, तो ये बहुत सही बात। हाँ, बहुत होम्योपैथ डॉक्टर ऐसे हैं कि डोज तो सिंगल ही देंगे, हाँ, लेकिन वो डोज भी लार्ज होती है, लार्ज हो जाती है ज्यादातर। हाँ, ये अब उनका कहना ये भी होता है, जैसे मेरे साथ में कई लोग हैं, मैं देखता हूँ कहते हैं हम तो एक डोज टंग पे डाल देते हैं। हाँ, वो जो डोज 1 बूंद 2 बूंद भी जो डाल रहे हैं, दे रहे सिंगल है, लेकिन वो भी लार्ज है उस समय बिल्कुल सिंगल ग्लोब्यूल से लार्ज है। अच्छा, फिर वो क्या एक्सक्यूज देते हैं या फिर वो कैसे इस बात को वो करते हैं, वो कहते हैं पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ना निकालती है बीमारी को। वो कहते हैं पहले ये थोड़ा सा रोग को बढ़ाती है जड़ से निकालने के लिए, और भाई ये मरीजों के दिमाग पर छप रही है बात
बिल्कुल अक्सर आपको सही हर है। तीसरे दिन कोई ना कोई पेशेंट दीपशिका ये कहता सुनते होंगे आप कि डॉक्टर साहब ये पहले बढ़ाएगी तो नहीं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बढ़ाने जैसा कारण लार्ज डोज की वजह से आया। तो जो अच्छे होम्योपैथ हैं वो भी ये कहते पाए जाते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन पहले थोड़ा सा इसे निकालेगी और फिर इसको ये ठीक हो जाएगा। हालांकि आगे आएगा 130 फुट नॉट, हाँ उसमें मैनेजमेंट साहब ने मना कर दिया कि अगर होम्योपैथी एग्रावेशन है ही नहीं है, हाँ आपकी लार्ज है इसलिए वो एग्रावेशन दिखाई दे रहा है। हाँ अगर डोज स्मॉल तो वो एग्रावेशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। 138 फुट नोट हमने यहाँ लिखा हुआ है। एक बार निकल लेते हैं उधर को, थोड़ा सा यहीं का यहीं बहुत आइडिया मिल जाएगा दोस्त, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 138 फुट नोट का रेफरेंस है दीपशिका इस एफोरिज्म के साथ जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें कह रहे हैं 138 फुट नोट है 278 पेज के ऊपर। तो 138 फुट नोट में कह रहे हैं हनीमैन साहब के द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डिस्पोजिशन एंड माइंड। बहुत ही अच्छा फुट नोट याद दिला दिया अमित भाई आपने, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें है। कह रहे हैं कि द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डिस्पोजिशन एंड माइंड, बात पे ध्यान देना, ना के कॉर्पोरियल बॉडी पे नहीं बताया अभी। जी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट अभी कॉर्पोरियल बॉडी पे नहीं बताया है। साइन ऑफ इंप्रूवमेंट सबसे पहले हनीमैन साहब डिस्पोजिशन यानी कि उसका स्वभाव, उसका हाव भाव कैसा था, स्वभाव, और उसका माइंड, उस पर कह रहे हैं द साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डिस्पोजिशन एंड माइंड हाउ आवर may be expected only soon after the medicine has been taken when the dose has been sufficiently minute. ब्रैकेट में कह रहे हैं that is as small as possible. ये जो साइन ऑफ अब वो जो सवाल आता है अक्सर के साहब कितनी देर में आराम नजर आने लगेगा। अगर हम आपस में बात करें होम्योपैथिक स्टडी करने वाले, तो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट हनीमैन साहब कह रहे हैं उसके डिस्पोजिशन में और उसके माइंड में, पेशेंट के डिस्पोजिशन और माइंड के लेवल पे हालांकि आप उम्मीद कर सकते हो ओनली सून आफ्टर द मेडिसिन हैज बीन टेकन, जैसे ही मेडिसिन ली उसके तुरंत ही, बहुत ही जल्दी ही, शीघ्र ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो जब आपने डोज दी हो सफिशिएंटली माइन्यूट। दीपशिखा, अगर सफिशिएंटली माइन्यूट डोज नहीं दी है तो आप बहुत ही जल्दी आराम आ जाए इसकी उम्मीद ना करें। बिल्कुल। ब्रैकेट में कह रहे हैं जितनी संभव हो सके उतनी स्मॉल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितनी आप स्मॉल से स्मॉल कर सकते हो उतनी स्मॉल कर अगर आप कर पाओ तो आप बहुत ही दवाई देते के साथ ही आप आराम की उम्मीद कर सकते हो उसके डिस्पोजिशन और माइंड के ऊपर लेवल पर। An unnecessarily larger dose of even the most suitable homeopathic medicine acts too violently and at first produces too great and too lasting a disturbance of the mind and disposition to allow us soon to perceive the improvement in them. अब यहाँ लार्जर डोज का नुकसान भी बताया। कह रहे हैं एक अनावश्यक रूप से अगर लार्ज डोज दी गई, भले ही मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों ना हो, कितनी भी सिमिलिमम मेडिसिन आपकी क्यों ना हो, यदि उसकी अननेसेसरी लार्जर डोज दे दी तो ये टू वायलेंटली काम करेगी, बहुत ज्यादा उग्रता के साथ काम करेगी शरीर में जाकर के, और पहले ये पैदा करेगी बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक डिस्टरबेंस माइंड और डिस्पोजिशन में पेशेंट के, पर्सन के, और उसके बाद हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, परसीव होगा। इंप्रूवमेंट परसीव होने से पहले वो
बड़े पैमाने पर, और टू लास्टिंग का मतलब है अमितपाल भाई समय भी लगेगा काफी देर तक। वो करेगी डिस्टरबेंस पैदा, और खास करके कहां करेगी? माइंड एंड डिस्पोजिशन पर। तभी तो कहते हैं ना दवाई खाते के बाद वेल फील करेगा, फील बेटर वाली फीलिंग पहले माइंड एंड डिस्पोजिशन पे आती है, डिमीनर पे, जो 253 में। I must here observe that this so essential rule is chiefly transgressed by presumptuous tyros in homeopathy। ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं हैनीमैन साहब के। And by physicians who are converted to homeopathy from the rank of the old school। हैनीमैन साहब ने ये भी बता दिया अमित भाई कि गलती कौन करेगा ऐसी गलती। वो कह रहे हैं मैंने ऑब्जर्व करा, हैनीमैन साहब कह रहे हैं मैंने ऑब्जर्व करा, ये इतना महत्वपूर्ण नियम स्मॉल डोज देने का, सफिशिएंट माइन्यूट डोज देने का जो ये रूल है, ये मुख्य रूप से इसका उल्लंघन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अक्खड़ नौसीखिए हैं होम्योपैथी में। दीपशिखा, जो प्रीजम्पशंस का मतलब है अड़ियल, अक्खड़, टायरोज का मतलब है नौसीखिए, या तो वो दवाई ज्यादा देंगे लार्ज डोज, और हैनीमैन साहब कह रहे हैं फिर या वो फिजिशियन मिलेंगे जो दूसरे रैंक ऑफ ओल्ड स्कूल, जो पुराने मतलब जो एलोपैथ होम्योपैथी में कन्वर्ट होता है, जिसने एमबीबीएस करके जो अच्छे एलोपैथ हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो सब कुछ करते हुए भी वो डोज पे उनका भरोसा नहीं हो पाता इतनी मिनिमम पे। और वो बताएंगे क्यों नहीं हो पाता, वो रिलाई क्यों नहीं कर पाते ओल्ड स्कूल वाले। कह रहे हैं, हाँ अमित कुछ कह रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा मुकुल सुन रहा है, मुकुल है, मुकुल जुड़े तो हैं शायद। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ मुकुल आप को याद कर रहे हैं अमित पाल, ध्यान दे रहा है नोट। हाँ सुन रहा हूँ भाई। हाँ चलो हाँ तो कुल मिलाकर के दो लोग से इस तरह की गलती की उम्मीद करी है हैनीमैन साहब ने। एक तो प्रीजम्पचुअस टायरोज होम्योपैथी के, और दूसरे वो लोग जो ओल्ड स्कूल, रैंक ऑफ द ओल्ड स्कूल से कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ बने हों। कह रहे इसका कारण बताएंगे ओल्ड स्कूल वाले क्यों नहीं स्मॉल डोज दे पाते। कह रहे फ्रॉम ओल्ड प्रिजुडाइज दीज पर्सन्स अबहॉर द स्मॉलेस्ट डोजेज ऑफ द लोवेस्ट डाइल्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन सच केसेस, and hence they fail to experience the great advantages and blessings of the mode of preceding, which a thousand-fold experience has shown to be the most salutary। और वो इसलिए रिलाई नहीं कर पाते अमित पाल भाई, दीपशिखा, डॉक्टर मुकुल भाई, के वो पूर्वाग्रसित रहते हैं, इस भ्रम से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, प्रिजुडाइज रहते हैं लार्ज डोज के लिए कि भाई लार्ज डोज देनी पड़ती है। हम तो लार्ज डोज देते हुए 650 mg की एंटीबायोटिक देते थे, पेन किलर देते थे, इसका तो 2 चम्मच ही पिलाना पड़ता था सिर्फ। ऐसे वो पहले से प्रिजुडाइज होते हैं इसलिए, और इसलिए वो उल्लंघन करते हैं, अबोर का मतलब है नकार देते हैं, अबोर कर देते हैं स्मॉल डोज को ऑफ द लोवेस्ट डाइल्यूशंस ऑफ मेडिसिन को इन सच केसेस एंड हैंस। और फिर इसका परिणाम क्या निकलता है दीपशिखा? परिणाम फिर उनका ये निकलता है, कह रहे हैं एंड हैंस दे फेल टू एक्सपीरियंस द ग्रेट एडवांटेजेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द मोड ऑफ प्रोसीडिंग which a thousand-fold experience has shown to be most salutary। तो फिर वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं लाभ और ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते हैं इस तरह से आगे बढ़ने का, जो कि ग्रेट एडवांटेज के रूप में और ब्लेसिंग के रूप में होम्योपैथी के द्वारा देखने को मिलता है। सिंगल ग्लोब्यूल देते ही मरीज जब ये कहता है कि हाँ साहब सीधे आराम ही आया, ऐसे लाभ वो नहीं ले पाते जो हजारों बार एक्सपीरियंस करे मैंने मोस्ट सैल्यूटरी।
जिनको देखा गया है कि हजारों बार देखा गया है, मोस्ट सैल्यूटरी तरीके से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो एडवांटेज होते हैं, उनका वो लाभ नहीं ले पाते सिर्फ इतनी सी छोटी गलती के कारण। सारी मेहनत करके लाए, डोज थोड़ी सी ज्यादा दे दी, तो फिर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगी। कह रहे हैं दे कैन नॉट इफेक्ट ऑल दैट होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। एक दूसरा नुकसान ये होने वाला अमित भाई, फिर बिल्कुल क्या होने वाला? कह रहे हैं दे कैन नॉट इफेक्ट ऑल दैट होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ डूइंग एंड हैंस दे हैव नो क्लेम टू बी कंसिडर्ड इट्स एडहेरेंट। और यहाँ तो भाई गुस्से से मैं आ गए हनीमैन साहब। कह रहे हैं वो होम्योपैथी जो करने में सक्षम है वो कभी भी नहीं कर सकते होम्योपैथी के माध्यम से। अगर उन्होंने डोज लार्जर देते रहे, मिनिमम डोज पे नहीं आए, तो होम्योपैथी जो करने में सक्षम है वो कभी भी नहीं कर सकते होम्योपैथी के द्वारा ऐसा। और साथ में कह रहे हैं इसलिए उनको इसका अनुयायी कहलाने का भी हक नहीं, इसलिए वो होम्योपैथी के अनुयायी कहलाने का क्लेम ना करें कि वी आर ट्रू होम्योपैथ। मतलब यहाँ तो लास्ट में डांट भी दिए, कह रहे हैं अगर डोज कम नहीं कर रहे तो फिर तुम ये मत ना कहिए कि तुम होम्योपैथी का फॉलोवर है। देखो कितना बड़ा इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने डोज का मामले में। डोज को लेकर के तो उन्होंने बिल्कुल लाइन खींच दी है। सारी मेहनत एक तरफ है, डोज के बारे में एक तरफ कह रहे हैं फिर। और कहें क्यों ना, आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, मेवे भी डाले, सब कुछ डाले, बाद में उसमें वो कुछ एरर कर दिया दीपशिखा। बिल्कुल। तो जो आप लगे पड़े थे, घंटों से लगे पड़े थे प्लानिंग बनाने में और बड़े सही जा भी रहे थे, आपकी एक छोटी सी गलती ने सारा का सारा काम तमाम कर दिया। इससे तो बढ़िया ये है जो उस रास्ते पे ही ना चला था। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, पर आपको ब्रेक लगाने का पता नहीं है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है। वाह क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे पायलट, अच्छे ब्रेक लगाने वाले का लास्ट में एक ही गलती, ब्रेक भूल गया। मुझे सब कुछ सीख गया था मैं, ब्रेक कैसे लगाना, कहाँ लगाना, कि कैसे करना, ये भूल गया। तो गाड़ी ठुकनी है, ऐसी होम्योपैथ का है। मतलब कितना सीरियस कंसर्न है ना दीपशिखा हनीमैन साहब का। बिल्कुल। तो भाई इसको तो उतने ही सीरियसनेस के साथ समझा जाए। और हम, और देखो मैं अपनी और अमित पाल की तो बात कर सकता हूँ, और शायद अमित शर्मा भाई की भी। हम लोग जो आपस में हैं, दीपशिखा आप भी कई बार बोलते हो भाई, हम तो सिंगल ग्लोब्यूल पे ही हैं इस टाइम। बिल्कुल जी। डॉक्टर धीरेन्द्र सर, डॉक्टर मुकुल, डॉक्टर चौहान साहब, और बड़ा मजा आता है दीपशिखा। और सिंगल ग्लोब्यूल ही देना भी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो बड़ा अच्छे मन से कह रहा हूँ कि बिल्कुल देना शुरू करो। और देखो अगर मेडिसिन है राइट तो चमत्कार होगा। और अगर मान लो मेडिसिन आपकी पार्शियल है, सही नहीं सेलेक्ट कर पाए, तो भी सेफ जोन में है। तो भी सेफ जोन में यह है कि यदि गलत चुनी हुई मेडिसिन की लार्ज डोज दे दी तो फिर आपको अगली मेडिसिन का काम करवाने में उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर स्मॉल डोज दी है दीपशिखा, अगर वो ही सिमिलियम तो चमत्कारिक रिजल्ट, और अगर वो सिमिलियम ना हुई तो उस मेडिसिन का कोई उसमें झोल नहीं आने का पेशेंट में, स्मॉलेस्ट डोज होने की वजह से। फिर नेक्स्ट मेडिसिन एक नए वातावरण, अपने फ्रेश उसमें काम करेगी, बिना पॉल्यूटेड एरिया में, है जी। तो इसके तो फायदे ही फायदे हैं। करप्शन भी नहीं हो सकता स्मॉल डोज से, अगर आपकी ठीक भी नहीं है तो। और अगर लार्ज डोज दे दी तो उसमें करप्शन हो जाएगा उस केस के अंदर, मेडिसिनल इंटरफेरेंस आ जाएगा रोंग मेडिसिन का। तो स्मॉल डोज से ना तो आपका पहली बात तो रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आएगा, और अगर मेडिसिन नहीं भी ठीक है, यही तो डर है हमें अमित पाल के, हमारी मेडिसिन सिमिलियम ना हुई तो, भाई ना हुई तो भी फायदे में, वो कम से कम अपना मेडिसिनल सिम्टम्स तो नहीं डाल देगी डिजीज टोटलिटी के साथ अपने।
वहां बच जाओगे। और मैं तो भैया अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊं, जब से मैं ये वाला इस पे देने लगा ग्लोबिन तो उसमें मैं नहीं देख रहा मुझे अब 2-2.5 साल से कोई एग्रावेशन करके पेशेंट आया हो। हाँ और पहले खूब आते थे कि हाँ। डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया। और इसका उल्टा ये जरूर सुनने को मिलती होगी कि डॉक्टर साहब ये तो तभी तभी आराम आ गया था थोड़ी देर में। थोड़ी देर में ये और सुनने को मिल रहा होगा। प्लस एग्रावेशन तो मिला ही नहीं होगा 2 साल से आपको, लेकिन आप अगर आप याद करोगे बैठ के हमारे साथ तो आप ये जरूर देखोगे कि भैया मैंने उसे दवाई दी शाम को, उसने कहा कि तो तभी सो गया था और बढ़िया खांसी आराम आ गया इसको, तो जो नहीं सो पा रहा था। बहुत सारे केसों में सुनने को मिलता है भैया ये। हाँ तो 160 और कर लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा ये कॉलम इसका 157 से 160 तक का। 160 में कह रहे हैं कि बट एज द डोज ऑफ ए होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली बी एवर be made so small that it shall not be able to relieve, overpower, indeed completely cure and annihilate the uncomplicated natural disease of not long standing that is analogous to it. ये कई बार रिपीट हो गई बात। ये 148 एफोरिज्म में 279 एफोरिज्म में भी ये बात आ चुकी है कि जो डोज होम्योपैथिक रेमेडी की है वो स्कार्सली ही इतनी स्मॉल बन पाती है या बना सकते हो, बल्कि 279 में तो ये कह दिया कि आप इतनी छोटी खुराक बना ही नहीं सकते कि वो सक्षम ना हो जाए रिलीव देने में, ओवर पावर करने में। दीपशिखा जी। अब दिमाग में लोगों के ये आएगा कि यार कहीं ज्यादा स्मॉल होगी तो स्मॉल करते करते जो हैनीमैन साहब ने ये कहा था एज पॉसिबल एज टू स्मॉल करनी है, तो कई बार अब दिमाग में अगर हमारे ये आ जाए कि भैया अगर कम रह गई तो कम करते करते ये कैसे तय करेंगे कि इसमें सिंगल ग्लोब्यूल कम नहीं पड़ा। तो यहाँ हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि बट एज द डोज ऑफ ए होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली का मतलब बा मुश्किल से ही, कैन स्कार्सली एवर मेड सो स्मॉल दैट इट शैल नॉट बी एबल टू रिलीव। इतनी स्मॉल बनाना मुश्किल है या संभव ही नहीं है एक तरह से कि वो रिलीव ना करे, ओवर पावर ना करे, और इंडीड कंप्लीटली क्योर एंड एनिलेट भी कर देती है अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, नेचुरल डिजीज। अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज का मतलब है जहां किसी इंपोर्टेंट विसरा का डेटरेशन ना हो रखा हो। 279 में कहा है इस बात को। कॉम्प्लिकेटेड डिजीज 2 रूप में मिलेंगे, या तो वहां एलोपैथिक मेडिसिन की बंगलिंग हो, लार्ज डोजेज की मेडिसिनल डिजीज उसमें मिक्स हो रहा हो तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट विसरा एक या ज्यादा डेटोरेट हो रहा हो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दीपशिखा है ना जी, जी। तो यदि वो कॉम्प्लिकेट ना हो नेचुरल डिजीज ऑफ नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग दैट एनालोगस टू इट, यदि ये ना हो तो भाई आपकी खुराक कम नहीं पड़ती। अब जहां ये कॉम्प्लिकेटेड होके आते हैं हमारे पास तो वहां हमें कई बार रिपीट करके देनी पड़ती है वो दवा, सीधी सी बात है। वो डोज हमारी पहली डोज सफिशिएंट ना हो करके वो हो सकता है वहां आपको थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़े, रिपीटिशन करना पड़े। फुटनोट नंबर 249 का जिक्र कर रखा है, सॉरी एफोरिज्म 249 का जिक्र कर रखा, देख लेते हैं उसमें क्या कह रहे हैं ये एनालोगस टू इट कह के। एफोरिज्म नंबर 249 में ये कह रहे हैं, उसके फुटनोट में बेसिकली फुटनोट है ना, हाँ, नोट ऑफ द 249 का फुटनोट है 135। इसमें हैनीमैन साहब कह रहे हैं एज ऑल एक्सपीरियंस शोज दैट द डोज ऑफ द स्पेशली सूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन कैन स्कार्सली बी prepared too small to effect perceptible amelioration in the disease for which it is appropriate।
अप्रोप्रिएटनेस को 275-2878 में कह रहे हैं, वी शुड एक्ट इनजुडिशियसली एंड हर्टफुली वर वी व्हेन नो इम्प्रूवमेंट और some though it be even slight aggravation ensues to repeat or even increase the dose of the same medicine as is done in the old system under the delusion that it was not efficacious on account of its small quantity ब्रैकेट में its too small dose। पहला जो ओल्ड सिस्टम था उसमें लोग मानते थे कि ये स्मॉल डोज रह जाती है। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करोगे, इसको ऐसे मान के चलोगे कि स्मॉल डोजर उसकी वजह से वहां पे आप उसको दिए जा रहे हो, तो वहां आप उसे इंजुडिशियसली और हर्टफुली वो अप्लाई कर रहे हो, वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं आने का, बल्कि एग्रावेशन आ जाएगा। जिन लोगों को ये भ्रम है कि टू स्मॉल डोज रह जाती है जहां रिजल्ट नहीं आ रहा, इस बात को सुधारने की जगह के मेडिसिन और सिमिलिमम होनी चाहिए थी, उनके लिए हैनीमैन साहब कह रहे हैं इस बात को कि स्मॉल डोज कभी नहीं हो सकती। कह रहे एवरी एग्रावेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम्स व्हेन नथिंग अनटुवर्ड हैज अकर्ड इन द मेंटल और फिजिकल रेजिमेन। अगर लार्ज डोज सिमिलिमम की ऐसे दे दी तो कह रहे हैं एवरी एग्रावेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम्स, यदि नए सिम्टम्स के साथ पैदा होने के साथ एग्रावेशन आ रहा है दवाई देने के बाद, नए सिम्टम्स के साथ एग्रावेशन आ रहा, दीपशिका ध्यान देना, न्यू सिम्टम्स के साथ नए सिम्टम पैदा हो रहे हैं और साथ में वहां उसने कुछ मेंटल और फिजिकल रेजिमेन में गड़बड़ भी नहीं करी, तब भी आ रहे हैं नए सिम्टम, तो कह रहे हैं इनवेरिएबली प्रूव्स अनसुटेबलनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिसिन फॉर्मरली गिवन इन द केस ऑफ डिजीज बिफोर अस। तो ये इस बात का अनिवार्य प्रूफ है, ये इस बात को पक्का प्रूव करती है कि आपकी जो मेडिसिन दी है वो अनसुटेबल है यदि नए सिम्टम्स के साथ एग्रावेशन आ रहा बीमारी में, बट नेवर इंडिकेट दैट द डोज हैज बीन टू वीक। इस बात से इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि आपकी डोज वीक है अगर नए सिम्टम्स के साथ एग्रावेशन आ रहा है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी दवाई पार्शियल है, आपकी दवाई अनसुटेबल है। अदरवाइज स्मॉल डोज आप बना ही नहीं सकते इतनी छोटी, कह रहे ना मेडिकैन स्कार्सली बी प्रिपेयर्ड टू स्मॉल टू इफेक्ट परसेप्टेबली अमेलियोरेशन इन द डिजीज फॉर विच इट इज एप्रोप्रिएट। अगर किसी डिजीज के साथ कोई मेडिसिन एप्रोप्रिएट है तो उस मेडिसिन की उतनी छोटी खुराक बनाना संभव ही नहीं है कि वो काम ना करे, वो एमिलियोरेशन लाना ना शुरू कर दे। तो ये था 249 का नोट। कह रहे हैं वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ए डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक मेडिसिन नॉट द वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डज ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर इट्स इंजेक्शन प्रोड्यूस ए परसेप्टेबल होम्योपैथिक एग्रावेशन ऑफ दिस काइंड। अब हम कह रहे हैं और हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों एक एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक मेडिसिन की खुराक यदि वो वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है होते हुए वो किस तरह से हमेशा पहले घंटों में लेने के बाद, दवाई लेने के पहले घंटे में क्यों पैदा कर देती है परसेप्टेबल होम्योपैथिक एग्रावेशन इस प्रकार के, वो अब हम आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो चाहे कितनी भी स्मॉलेस्ट करी वो थोड़ा बहुत अपना एग्रावेशन जरूर देती है। 110 इसका इससे जुड़ा है, कह रहे हैं फुटनोट में, दिस एक्साल्टेशन ऑफ द मेडिसिनल सिम्टम्स ओवर दोज डिजीज सिम्टम्स एनालोगस टू देम which looks like an aggravation has been observed by other physicians also when by accident they employed a homeopathic remedy। ये जो एक्साल्टेशन है मेडिसिनल सिम्टम्स का डिजीज सिम्टम्स को लेकर के जो इसका एनालोगस होता है, उस केस में जो देखा जाता है एग्रावेशन ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे फिजिशियंस के द्वारा जहां एक्सीडेंटली होम्योपैथिक रेमेडी हो गई, जो
सही से नहीं भी दे रहे थे सिमिलिमम करके, जहां जब इस तरह का एग्रावेशन आता है एक्सीडेंटली होम्योपैथिक रेमेडी होने की वजह से, होम्योपैथिक सिमिलिमम होने की वजह से, कह रहे हैं व्हेन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इच कंप्लेंट्स ऑफ एन इंक्रीज ऑफ द इरप्शन आफ्टर सल्फर, his physician who knows not the cause of this consoles him with the assurance that the itch must first come out properly before it can be cured. ये बात वो आ गई कि जो लोग नहीं जानते इस नॉलेज को, वो जब होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करके दे देते हैं, लार्ज डोज दे देते हैं, और वहां पर यदि उनका पेशेंट मान लो इच कंप्लेन से सफर कर रहा है और उसके इरप्शन आ गए, उदाहरण के तौर पे यदि सल्फर दी वहां और इरप्शन आ गए, तो उसका फिजिशियन इसका कारण तो जानता नहीं है, और ना जानने के कारण अपने मरीज को वो एश्योर करता है, कंसोल करता है कि ये खुजली पहले बाहर आएगी प्रॉपर तरीके से, फिर ये क्योर होगी। ही नोज नॉट, वो ये नहीं जानता, ही नोज नॉट हाउएवर दैट दिस इज ए सल्फर इरप्शन दैट एज्यूम्स द अपीयरेंस ऑफ एन इंक्रीज ऑफ द इच। हालांकि वो ये नहीं जानता फिजिशियन कि ये जो इरप्शन अब आए हैं सिमिलिमम होने के बाद, ये सल्फर के इरप्शन है, डिजीज तो चला गया कभी का। दैट एज्यूम द अपीयरेंस ऑफ एन इंक्रीज ऑफ द इच, और जो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो इच बढ़ गई हो, वो इच नहीं बढ़ी है, वो सल्फर के इरप्शन बचे रहे आ गए हैं लार्ज डोज की वजह से, ये वो फिजिशियन भी नहीं जानता। आगे कह रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए, the facial eruption which the Viola tricolor cured was aggravated by it at the commencement of its action. लोरे साहब ने देखा कि चेहरे के इरप्शन वायला ट्राइकोलर से जो सिक्योर हुए वो पहले शुरुआत में बढ़ गए थे, ये लोरे साहब ने बताया। But he knew not that the apparent aggravation was owing to the somewhat too large dose of the remedy. परंतु वो ये नहीं जान पाए, नहीं जानते थे कि जो एग्रावेशन हुआ था अपेरेंटली ये लार्ज डोज की वजह से हुआ था इस रेमेडी की, विच इन दिस इंस्टांस वाज टू ए सर्टेन एक्सटेंट होम्योपैथिक, और ये इस केस में ये वायला ट्राइकोलर बहुत ही अच्छे से सिमिलिमम हो गई थी। लाइसेंस आप बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि the bark of the elm cures most certainly those skin diseases which it increased at the beginning of its action. लाइसेंस साहब ने बताया कि जो ELM, इल्म को ये जड़ी बूटी है, उसकी जो छाल है वो निश्चित रूप से उस स्किन डिजीज को ठीक कर देती है जिसको उसने शुरुआत में बढ़ाया हो। उसके काम के बाद जो शुरू में बढ़ गए थे उसे तो वो पक्का ठीक कर देगी, ये उन्होंने कहा। Had he not given the bark in the monster doses usual in the allopathic system, हालांकि कह रहे हैं had he not given the bark in the monster doses usual in the, जो एलोपैथिक सिस्टम में monster डोज दी जाती हैं, हालांकि उस तरह से उस छाल को नहीं देना है। But in the quite small doses requisite when the medicine shows similarly of the symptoms, that is to say when it is used homeopathically, he would have effected a cure without or almost without seeing this apparent increase of the disease, homeopathic aggravation। और हैनीमैन साहब ने लास्ट में एक अच्छी बात कह दी कि he had not given, मतलब अगर मॉन्स्टर डोज ना दें और क्वाइट स्मॉल डोज दें जो पर्याप्त होती है, जिसकी जरूरत हो जितनी डोज की, अगर उतनी दे दी जाए मेडिसिन की जो कि सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर दिखाई दे रही हो, कहने का मतलब है उसको होम्योपैथिकली अगर यूज करें तो वो क्योर कर देगी बिना किसी, वुड हैव अफेक्टेड ए क्योर, वो क्योर कर देगी विदाउट और ऑलमोस्ट विदाउट, बिना या लगभग बिना दिखाई दिए अपेरेंट इंक्रीज ऑफ डिजीज के, डिजीज में थोड़ा सा भी इंक्रीज जो है वो नहीं दिखाई देगा, यानी कि बिना होम्योपैथिक एग्रावेशन के भी वो क्योर कर देगी यदि
क्वाइट स्मॉल डोज दी रिक्विजाइट, जो क्वाइट स्मॉल डोज की जो जरूरत होती है, यदि स्मॉल डोज दी तो वहां पे होम्योपैथिक एग्रावेशन दिखाई भी नहीं देगा और वो उसे क्योर कर देगी। ठीक है जी। तो ये 157 से 160 तक था और बहुत ही अच्छा वो है ये कॉलम डोज के मामले में। तो किसी की क्वेरी है यहाँ? हाँ बॉस, मेरी एक क्वेरी है। हाँ मैं बताओ। वो क्या कहते हैं, जैसे हैनिमैन सर ने क्रॉनिक डिजीज में जो रिपीटिशन वाली बात की भी यहाँ पे, तो मतलब हम वही जैसे आजकल जो डेविएशन में हम लोग डोज दे रहे हैं तो वो इसी कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं क्या, कि जैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह से चीजें डिस्टर्ब हुई रहती हैं वहां पे क्या कहते हैं डेविएशन में देने से चीजें ठीक होंगी? नहीं, डेविएशन बोले तो जैसे सिंगल डोज कोई हम लोग अभी डिवाइडेड फॉर्म में नहीं देते हैं, ड्रॉपर फॉर्म में। हाँ, ड्रॉपर फॉर्म में नहीं, बेसिकली अगर आप डोज देने की बात कर रहे हैं तो फिर हैनीमैन साहब की हमें उन बातों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने सेंटीसिमल स्केल की दवाई कैसे देनी बताई थी और 50 मिलीसिमल स्केल की दवाई कैसे देनी बताई थी। तो बेसिकली अच्छा, एक तो बात ये है, फिर उन्होंने कहाँ पर बार बार देने की जरूरत बताई है और कहाँ पर सिंगल डोज देने की जरूरत बताई है, वो हमें क्लियर होना चाहिए प्रतीक जी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना ड्रॉपर वाली बात, तो ड्रॉपर वाली बात जो दे रहे हैं सक्शन कर करके, डेविएशन का मतलब मैं सक्शन से भी समझ रहा था कि आप सक्शन को कह रही हो। तो बेसिकली जब 50 मिलीसिमल स्केल की हम 0/1, 0/2, 0/3 जब हम ये देते हैं मेडिसिन का ट्रीटमेंट इससे शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हैनीमैन साहब ने ये कहा कि आप रिपीट कर सकते हो। सेंटीसिमल स्केल पे नहीं रिपीट कर सकते थे, सिंगल डोज देने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता था। तो ये जो ड्रॉपर सिस्टम आया, एक तो इसका रीजन अच्छा सा ये है कि आप इसको रिपीट कर सकते हो, लेकिन जब भी रिपीट करोगे तब इसको तभी रिपीट करना जब आप इसको हल्का सा सक्शन दे लो, 4-5 बार इसको शेक कर लो अच्छे से, या 2 सक्शन दे लो। तो एक तो ये 50 मिलीसिमल के लिए आया। फिर ये कंडीशन एक्यूट में आ सकती है। अगर एक्यूट डिजीज है तो वहां पर आपको उसकी सीवियरिटी की वजह से उसको आवरली, हाफ आवरली, 1/4 आवरली या और भी कम समय में उसका रिपीटिशन देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ या इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिजीज। तो ये ऐसे था। और क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, जैसे जो ये 50 मिलीसिमल वाली बात आप कह रहे हैं, जैसे कि हम नॉर्मल पोटेंसी को भी तो क्या कहते हैं डेविएशन में करके दे सकते हैं ना? नहीं, ऐसा ना दे सकते हैं। एक तो होता हम दे सकते हैं, हाँ। एक है नियम क्या कहता है, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं नियम की। दे सकते हैं, बात आती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 मिलीसिमल की नॉलेज नहीं है हमारे पास, हाँ, मान लो, और सेंटीसिमल स्केल की नॉलेज है, तो उसमें हैनीमैन साहब ने ये कहा कि अगर एक्यूट डिजीज है, तो वहां पे आप उसको क्वार्टर आवरली, हाफ आवरली या क्वार्टर आवरली आप वहां रिपीट कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अगली वाली खुराक को पहले वाली खुराक से सक्शन कर लेना। हाँ, तो ये वहां बात आ गई। अब यदि सेंटीसिमल स्केल की मेडिसिन को वीक वाइटलिटी वाले पेशेंट को रिपीट कर दिया तो उसको खतरा हो सकता है। ओके। जबकि 50 मिलीसिमल स्केल की पोटेंसी वाले मेडिसिन को वीक वाइटलिटी वाले पेशेंट पे भी आप फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हो। यहाँ होम्योपैथिक एग्रावेशन का कोई रोल नहीं बनता, आएगा ही नहीं, मतलब एक्यूट में तो। और क्रोनिक में अगर आता तो लास्ट में आता। ये सब बातें आएंगी 161 में आएंगी आगे। तो हमें 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए प्रतीक जी। सेंटीसिमल स्केल के लिए अलग रूल है, 50 मिलीसिमल के लिए रिपीटिशन के अलग रूल है। सेंटीसिमल को भी रिपीट कर सकते थे, करते रहे हैं, करते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर सेंटीसिमल
स्केल की मेडिसिन को रिपीट कर रहे हो और सामने वाइटलिटी कमजोर है तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि सामने वाला अगर कितना भी वीक वाइटलिटी का पर्सन है, क्रॉनिक पर्सन है, क्रॉनिक केस से ग्रसित है, अगर आप उसको 50 मिलीसीमल स्केल की रिपीटिशन में दोगे तो उसे कोई भी खतरा नहीं। तो ये 2-4 चीजें हमें पहले बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। 50 मिलीसीमल हम लोग को बनाना पड़ेगा या फिर जैसे 230 हम लोग लेते हैं उस तरह हम लोग ले सकते हैं? 50 मिलीसीमल आती है ना बेटा, बनाना क्यों पड़ेगा? 50 मिलीसीमल स्केल की मेडिसिन आती है ना प्रीति जी। हाँ, मैंने कभी उतनी हाई मेडिसिन पावर की नहीं ली अभी। नहीं, आप 50 मिलीसीमल स्केल की नॉलेज है आपको? वैसे मैंने उसको होम्योपैथी ऑर्गेनॉन में बनाने वाला प्रोसेस 50 मिलीसीमल पोटेंसी का हैनमैन सर ने बताया है। हाँ, बट मतलब मैंने सच क्लिनिक में नहीं रखा है। हाँ, तो देखो वो जो ऑर्गेनॉन में बताया है ना, वही तो ये सारी बातें कही है उन्होंने कि इसको रिपीट क्यों कर सकते हैं, सेंटिसिमल को क्यों नहीं कर सकते, स्केल की वीक वाइटलिटी वाले को खतरा होता है, इससे कोई खतरा नहीं होता 50 मिलीसीमल, ये सारा ऑर्गेनन में दिया हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसे हमें बनाना नहीं पड़ता। जैसे हम WSI से या SBL से या सेंट जॉर्ज से मंगवाते हैं 200 1M 50M की, ऐसे ही सेंट जॉर्ज से आप सेंटिसिमल स्केल की मेडिसिन मंगवा लो 50 मिलीसीमल। हाँ, तो 50 मिलीसीमल की अलग से आती हैं और ड्राई आती हैं, वो 8 ग्राम की है कुछ ऐसे। हाँ, और दूसरी बात जो मेरी नॉलेज में वो ये जो है कि वो पोपी सीड साइज से बड़ा होता ही नहीं ग्लोब्यूल उसका वैसे भी। LM पोटेंसी में भी मेडिसिन आती है तो उसको भी जैसे 0/1 0/2 LM जो आजकल ये बहुत चला है, इसको भी हम लोग को मंगाना पड़ेगा, मंगाना चाहिए। खुद से जैसे देखो खुद नहीं बना सकते, ये कह रहे हो ना, खुद बनाना पड़ेगा खुद। जैसे सर मैंने एक्चुअली वहां पे मैंने जो ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से कि हम लोग एक ड्रॉपर में मेडिसिन बनाते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं आजकल तो उसमें भी एक न्यू ट्रेंड सेट हो गया है। जैसे पंजाब सिस्टम के हिसाब से बता रही हूँ कि वहां पे क्या कहते हैं हाफ मेडिसिन को ना पानी में डिसॉल्व करके मतलब 25-30 ml या 50 ml के वाटर में हाफ मेडिसिन को डिसॉल्व करके रख लेते हैं और उससे 1 स्पून लेते हैं, और वो जो मेडिसिन बनी रहती है वो भी 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन ही होती है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं बताऊं ना, मैं आपका डाउट समझ गया। आप जब क्रॉनिक डिजीज पढ़ोगे ना इसी ग्रुप पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो बेसिकली आप पंजाब स्टाइल कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो सेंटिसिमल को जिनका वो देख लेते हैं, जहां वाइटलिटी कमजोर नहीं है, एक्यूट डिजीज है, वहां पर सेंटिसिमल को भी रिपीट करा दे रहे हैं सक्सेशन करा के, और साथ में वो 50 मिलीसीमल को ही देते हैं ज्यादातर। एक बात। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं भी देते या कोई नहीं भी देता तो रूल ये कहता है कि आप सेंटिसिमल स्केल की बनाई हुई दवा को रिपीट नहीं कर सकते, अननेसेसरीली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्रॉनिक में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वीक वाइटलिटी वाले को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको ना ऑर्गेनन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। ये क्रॉनिक डिजीज जब पढ़ोगी तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ड्रॉप सिस्टम भी, स्पून वाला भी, 120 ml या 80 ml पानी क्यों लेते हैं वो भी, सब हो जाएगा। चलो जी हाँ, ठीक है। धीरेन्द्र सर कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं ना वहीं पे रही हूँ ना, तो मैं वही अभी। एक मिनट, प्रीति जी क्या कह रहे हो आप? सर मैं एक नहीं सर, अभी प्रीति जी कुछ कह रही हैं क्या? मैं वहीं पे रही हूँ ना, तो इसलिए मैं आप वहाँ रहे हैं फिर भी 50 मिलीसीमल का नहीं अंतर कर पाए। आप दीदार सर के यहाँ रह के आए हो? 50 नहीं, हाँ, दीदार नहीं, डॉक्टर गगन सर के यहाँ रहे। हाँ, तो वहाँ सीएम पोटेंसी क्लिनिक में देखी है, बट 50M भी देखी है। बट क्या कहते हैं ये जो बनाते हैं हम मेडिसिन ड्रॉपर में, जैसे 1 पार्ट मेडिसिन। आप बेटा इसको एक तो इसको ना बनाते हैं मत बोलो, इसको बोलो डिस्पेंस करते हैं। हाँ, वो डिस्पेंस करते हैं, बनाते नहीं है। आपको ये भी बहुत बड़ा डाउट हो रखा है कि वो बनाते हैं, वहाँ बनाते नहीं है,
वो डिस्पेंस हाँ। करने का एक तरीका है उनका। टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है ना, तो हाँ इसलिए मैंने हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आपको ना क्रॉनिक डिजीज जब पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। धीरेन्द्र सर आप बताओ क्या कह रहे हैं। सर वो जो अपने बड़े सर एक जो क्लेम करते थे वो किसी ऑर्गेन के एफोरिज्म या फुटनोट के बेस पे करते थे, तो कुछ कौन सा एफोरिज्म या फुटनोट्स है, कुछ है क्या आइडिया? किस चीज के बारे में? सर ना एक बार किसी फुटनोट या ऑर्गेन का एफोरिज्म का रेफरेंस दिए थे हाँ कि जब हम इतने इवॉल्व होते जाएंगे तो हमारा जो साइंस है, होम्योपैथी जो है, सभी के लिए कॉमनली होना चाहिए, ऐसा करके। और ओके उसी के रेफरेंस सर जो कैंप जो चालू किए, जो चलाते हैं, स्टार्ट किए ना, वो उस रेफरेंस हाँ बताए कि ये यहाँ से लिया गया, हाँ ऐसा करके। हाँ हाँ, वो है ना, वो है। और उसमें ये कहा गया है कि ये डिवाइन टूल्स हैं। वो 157, एक तो 57 था, फुटनोट 57 जाके देखिए आप एक बार। और या फिर एक है वहां डिवाइन टूल्स के बारे में हैनीमैन साहब ने कहा कि इनको चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। हाँ हाँ, ये सबको मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। हैनीमैन साहब का अपना मन था बेसिकली कि ये होम्योपैथी फॉर ऑल जैसा होना चाहिए हिसाब, और चाहे वो आपके पास रिच हो चाहे पुअर हो, वो सबको देनी चाहिए। तो बड़े सर कहते थे कि भाई अब ब्रेड एंड बटर भी चाहिए मान लो हमें, तो सबको तो दे नहीं सकते फ्री। तो अब आप जब आपका ब्रेड एंड बटर सिक्योर हो जाए तो आप फिर कैंप करें, और कैंप करने के माध्यम से आप हैनीमैन साहब की उस विश को भी पूरा कर दे रहे हो। हाँ, मैं आपको एफोरिज्म डाल दूंगा एकदम, अभी मुझे याद यहाँ नहीं आ रहा, जहां उन्होंने कहा कि ये चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, सबको अवेलेबल होना चाहिए ये डिवाइन साइंस की सर्विस जो है। जी ठीक है साहब, जी तो सर, बिल्कुल ये है। तो यहीं रुकते हैं सर। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। नमस्ते बहुत। राम राम। नमस्ते।